हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से स्थायी बंदोबस्त, जिसको कि परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो एक भूमि से रिलेटेड एक आप बंदोबस्त मान लो, एक सिस्टम मान लो, या फिर एक व्यवस्था भी कह सकते हैं इसको, कि भूमि से जुड़ी हुई एक व्यवस्था का नाम था स्थायी बंदोबस्त। तो इसको किसने लागू किया था? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का जो गवर्नर था, उसने इसको स्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में बंगाल में लागू किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कहाँ पर ये स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। एक मिनट। तो स्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? भूमि से। किसने लागू किया या किस गवर्नर जनरल के काल में जो है ये स्थायी बंदोबस्त आया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। और किस सन में हुआ? तो 1793 में। और किस राज्य में हुआ? तो बंगाल में हुआ था। तो इससे पहले की बात बताएगी कि ये 1793 में हुआ, लेकिन 1716 ईस्वी में जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य फिलिप फ्रांसिस ने अपनी प्रसिद्ध कार्यावली में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की मांग की थी, परंतु जो कंपनी के डायरेक्टर थे, मैनेजमेंट थे, उसने इस मांग को ठुकरा दिया। तो आपसे इनडायरेक्टली पूछ भी सकता है कि कॉर्नवालिस से पहले जो है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को किसने लागू करने की कोशिश किया, किसके दिमाग में यह व्यवस्था आई थी? तो आपको उसका नाम याद रखना है, फिलिप फ्रांसिस। ओके। फिर नेक्स्ट है कि 1777 ईस्वी में भूमि कर, मतलब कि भूमि से जो टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो है पंचवर्षीय ठेके के स्थान पर 1 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई, कि 1 साल का जो है पूरा ठेका दिया जाएगा और उसके अनुसार ही जो है भूमि से टैक्स जो है वो किसानों से वसूला जाएगा। सबसे ऊंची बोली जो लगाने वाला जमींदार था, उसको भूमि कर एकत्रित या फिर इकट्ठा करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता था। मतलब कि जमीनों की बोली लगाई जाती थी। जो जमींदार ज़्यादा पैसे देता था ठेका के, उसको जो है टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल जाता था। मान लो कि एक गांव की भूमि है, तो एक जमींदार बोल देता है, जब बोली लगती है कि मैं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आपको देता हूँ और यहाँ से जो है कर वसूल करने का अधिकार मुझे दे दीजिए। तो अगर उस जगह से कर 3 लाख आ रहा है तो 1 लाख सरकार को दे देगा, मतलब कंपनी को दे देगा वो जमींदार, और 2 लाख जो है वो अपने पास बचत में रख लेगा। तो इसी प्रकार जो है सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जो जमींदार था, उसको टैक्स जो है इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया जाता था। किससे पहले? ये स्थायी बंदोबस्त होने से पहले। तो 1780 ईस्वी तक जो है बंगाल में 1 वर्षीय जो ठेकेदारी प्रणाली थी है चलती रही, जो कि किसानों के लिए जो है काफ़ी मुश्किल थी, कष्टदायक थी। फिर 1781 में कलकत्ता में एक राजस्व समिति, मतलब जो है टैक्स इकट्ठा करने वाली एक कमेटी का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर जो है भूमि के राजस्व में 25 लाख रुपए की वृद्धि कर दी गई। मतलब कि जो एक कमेटी या टीम बनी थी, इसने और ज़्यादा कर वसूलने के लिए किसानों से जो है और ज़्यादा कर वसूलने के लिए कहा। तो इसके बाद जो है कृषकों और जमींदारों की स्थिति जो है वो खराब हो गई। अब आगे कि इसके बाद जो है जो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, वो कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, कि उसका कार्यकाल शुरू हुआ 1793 में। तो वो गवर्नर जनरल बनकर आया था। कहाँ से? अंग्रेजों ने उसे भेजा था, इंग्लैंड से। तो उस समय बंगाल जो है भू राजस्व के सर्वेक्षण का काम चल रहा था, मतलब कि वहाँ पर जो है सिस्टमैटिक ढंग से लागू करने का काम चल रहा था। तो जॉन शोर ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का पक्ष लिया। चार्ल्स ग्रांट ने भी जॉन शोर का समर्थन किया और कुछ वर्षों के लिए लगान निश्चित कर दिया जाए, परंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो पूरी तरह से स्थायी बंदोबस्त के पक्ष में था। यह मामला डायरेक्टरों के सामने, मतलब जो कंपनी के मैनेजमेंट अधिकारी थे उसको संभालने वाले, उनके सामने इस मामले को रखा गया। तो यहाँ पे मेन क्या है
कि जॉन शोर जो गवर्नर जनरल था उसने कहा कि हाँ कुछ समय के लिए हम स्थायी बंदोबस्त करके देख लेते हैं कि अगर ये सफल होता है तो हम इसे परमानेंट कर देंगे। तो जॉन शोर का समर्थन किसने किया? चार्ल्स ग्रांट ने। लेकिन जो कॉर्नवालिस था यह हमेशा के लिए पूरी तरह से स्थायी बंदोबस्त के पक्ष में था। लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये पूरी तरह से स्थायी बंदोबस्त के पक्ष में था और इसने कंपनी के सामने जो अपने इस आइडिया को, अपने इस विचार को रखा कि कंपनी के डायरेक्टरों ने भी स्थायी बंदोबस्त के पक्ष में निर्णय लिया। जो कंपनी थी अंग्रेजी कंपनी, उसने भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की इस बात को माना और स्थायी बंदोबस्त के पक्ष में अपना फैसला दे दिया। इंग्लैंड का उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डंडास भी स्थायी बंदोबस्त के समर्थक थे। आपसे पूछा जा सकता है कि जब स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया उस समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? पिट। ठीक है। 1790 में बंगाल जमींदारों के साथ 10 वर्षों के लिए एक समझौता किया गया। कंपनी के डायरेक्टरों की स्वीकृति के बाद जो है इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया। 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पूरी तरह से लागू कर दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आपसे डेट पूछे तो 1793 और अगर डेट एग्जैक्ट पूछे तो 22 मार्च को जो है इसे पूरी तरह से बंगाल में लागू कर दिया गया था। अब आते कि स्थायी बंदोबस्त की धाराएं, प्रोविजंस क्या थे, मतलब इसमें क्या क्या बातें शामिल थी, क्या क्या इसके रूल थे, उसको हम देखते हैं। तो इसके रूल देखिए। इस व्यवस्था में जो है जमींदार जो थे उनको भूमि का स्वामी मान लिया गया। मतलब किसानों की भूमि होती थी लेकिन मालिक कौन थे? जमींदार, बड़े बड़े जमींदार जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था। इससे पहले उनकी कानूनी स्थिति यह थी कि जो भूमि कर इकट्ठा करने का अधिकार तो रखते थे लेकिन वो भूमि के स्वामी नहीं थे। कि जो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो लागू की, इससे पहले जमींदार जो थे वो भूमि से टैक्स तो वसूल करते थे, कर वसूल करते थे किसानों से, लेकिन वो भूमि के मालिक नहीं थे। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने के बाद जो है जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। ये सबसे बड़ा चेंज था। पूछ भी सकता है आपको, जो ये क्वेश्चन आते हैं ना इस तरह के सही गलत वाले, कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जमींदारों को भूमि का स्वामी किस व्यवस्था के अंतर्गत माना गया? तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। अब भी अपनी भूमि को बेच भी सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। ये जमींदारों को हक दे दिया गया। जमींदारों को नित्य प्रति दी जाने वाली उत्तराधिकारी फीस से भी मुक्ति मिल गई। कि जो पहले उनको जो है एक फीस जमा करानी पड़ती थी हर रोज, अब उससे भी उनका जो है छुटकारा हो गया। स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों से प्रति वर्ष लिए जाने वाला जो भूमि कर था वो निश्चित कर दिया गया। मतलब पहले ही जमींदार को बता दिया जाता था साल की शुरुआत में कि इस साल जो है आपको इतना भूमि कर जो है वो हर हाल में जमा करवाना है। तो फिक्स हो गया था उनका कि कोई भी जमींदार हो, कैसी भी भूमि हो, उनको स्टार्टिंग से ही बता दिया जाता था कि आपको कितना जो टैक्स है वसूल करके सरकार के पास जमा करवाना है। सत्रह सौ 93 में लगान के रूप में उन्हें जो कुछ प्राप्त होता था, लगान मतलब भूमि कर, सरकार उस कुल लगान के 10/11 भाग पर अधिकार मान लिया गया। बाकी बचे हुए लगान पर जमींदार का अधिकार माना जाता था। इस तरह से यह भूमि के किराए का 90% होता था। तो मतलब टोटली क्या था, इससे सरकार को फायदा था। सरकार को फायदे से कैसे था कि कितना भी जो है जितना भी टैक्स वसूल करते थे जमींदार उनका 90% जो है सरकार के पास जमा करवाना होता था
बाकी 10% जो है वो जमींदार अपने पास रख सकते थे। तो ये इसकी धाराएं थे, इसके नियम थे, इस कानून थे, इस व्यवस्था में कि जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और उनसे जो है प्रतिवर्ष जो है टैक्स जो था वो पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया उनका। अभी आते कि स्थायी बंदोबस्त के लाभ क्या थे, कि जो ये व्यवस्था लागू की गई इसके बेनिफिट्स क्या क्या थे। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को काफी लाभ हुआ। इस विषय में R.C. दत्त जो कि एक इतिहासकार हैं, काफी फेमस, उन्होंने लिखा है कि उत्तरी भारत के अधिनियम के कारण लोगों का धनी होना, उनकी आर्थिक दशा में सुधार किया जाना असंभव हो गया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गरीब हो गए, उनकी आर्थिक दशा इतनी ज़्यादा खराब हो गई इस स्थायी बंदोबस्त से। इसके द्वारा भू राजस्व की जो भावी सीमा थी वो भी निश्चित नहीं की गई, जबकि प्रथम भू राजस्व व्यवस्था की अवधि समाप्त होकर अगली व्यवस्था आरंभ हो गई। तो इतनी कोटेशन जरूरी नहीं है, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है लाइन लिखकर कि ये बातें किसने कही है, तो ये R.C. दत्त के अनुसार कहा गया है। तब इसके लाभ क्या क्या थे स्थायी बंदोबस्त के, वो हम देख लेते हैं। पाँच 6 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट है, इनसे जो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्थायी बंदोबस्त का सबसे ज़्यादा लाभ जमींदारों को हुआ, क्योंकि उन्हें भूमि का स्वामी मान लिया गया था। उन्हें भूमि को उन्नत बनाने पर भी, मतलब अच्छा बनाने पर भी जोर दिया। भूमि की उपज बढ़ने लगी, भूमि उपज मतलब पैदावार बढ़ने लगी और वे समृद्धशाली मतलब अमीर होते गए। उन्हें अनुचित करों से भी मुक्ति मिल गई, मतलब उन्हें भूमि कर के अलावा अन्य कोई भी कर सरकार को नहीं देना पड़ता था जमींदारों को। अब उन्हें पता होता था कि कितनी मात्रा में जो है भूमि कर देना है, इसलिए वे निरंतर अपनी आय को बढ़ाने का उपाय करते थे। मतलब कि अब उनको पता होता था कि पूरी साल में उन्हें कितना जो है टैक्स सरकार के पास जमा कराना होता है, इसलिए वो पूरी साल जो अपनी भूमि की अच्छी तरह से देखभाल करवाते थे और उस पर जो है अच्छी प्रकार से फसल उगवाते थे। सेकंड पॉइंट कि स्थायी बंदोबस्त से सरकार और जमींदारों को बार बार भूमि कर लगाने से मुक्ति मिल गई, कि 10 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। तो अब ये नहीं कि हर 6 महीने में या हर बार जब नई फसल उगती थी तो सरकार को नया कर लगाना पड़ेगा, नहीं, सब कुछ फिक्स था, सेटल हो गया था पहले से ही। जमींदारों की प्रतिवर्ष निर्धारित लगान से काफ़ी दिक्कतें आती थी। स्थायी बंदोबस्त ने जो है वो सभी परेशानियां समाप्त कर दी। सरकार को भूमि कर निर्धारण में प्रतिवर्ष खर्च करने वाले धन से भी छुटकारा मिल गया, कि जब सरकार हर साल जो है टैक्स लागू करती थी या फिर डिसाइड करती थी, तो सरकार का खर्चा होता था, उस खर्चे से भी सरकार का पीछा छूट गया। उन्हें भूमि कर प्रबंधन से धन की भी वृद्धि हुई, मतलब टोटली फायदा किनका हुआ इस व्यवस्था से, जमींदारों को और अंग्रेजी सरकार को या कंपनी को। स्थायी बंदोबस्त से सरकार की जो आय थी वो निश्चित हो गई, क्योंकि फिक्स था कितना जो है भूमि कर आना है जमींदारों से, वो फिक्स था। तो उनकी आय निश्चित हो गई कि इतना पैसा जो है जमींदारों से हमें हर साल मिलेगा ही मिलेगा। जब इससे पहले आय जो थी वो घटती बढ़ती रहती थी, क्योंकि किसी साल कम टैक्स आता था, किसी साल ज़्यादा आता था। तो ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को भूमि कर एकत्र करने के अधिकार दिए जाते थे। कई बार लोग जोश में आकर ज़्यादा बोली लगा देते थे, परंतु बोली की रकम नहीं चुका पाते थे, जिससे सरकार को काफ़ी दिक्कतें आती थी। परंतु जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई, इससे जो है कंपनी की आय निश्चित हो गई। अब सरकार आय के अनुसार अपना बजट बना सकती थी। यदि कोई जमींदार भूमि कर अदा करने में असफल रहता था, तो सरकार जो उसकी भूमि को बेचकर जो है अपना धन प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि जमींदारों को ही भूमि का स्वामी मान लिया। तो जब जमींदार वो टैक्स पूरे साल का टैक्स सरकार के पास जमा नहीं करवा पाता था, तो उस जमींदार की भूमि को बेचकर सरकार अपना जो है वो धन इकट्ठा कर लेती थी। स्थायी बंदोबस्त के कारण जो है प्रशासन में कुशलता आ गई। जो कंपनी का प्रशासन था
वो ज़्यादा कुशल हुआ। कंपनी को भूमि कर इकट्ठा करने से छुटकारा मिल गया, क्योंकि ज़मींदार जो है वो हर साल उनके ऑफिस में आकर ही उनको ये भूमि कर जो है वो जमा करवा जाते थे। अब वह अपने जो योग्य अधिकारी थे उनको अन्य कामों में भी लगा सकते थे। कि पहले जो अधिकारी भूमि कर का डिपार्टमेंट संभालते थे, अब ये काम आसान बना दिया सर कंपनी ने, सरकार ने, गवर्नर जनरल ने। तो उन अधिकारियों को जो है अन्य काम सौंप दिए गए। इस व्यवस्था से कृषि जो है वो काफ़ी उन्नत हो गई, क्योंकि जमींदार जो थे उन्होंने अपनी भूमि में काफ़ी सुधार किए, उपज बढ़ाने के जो है नए नए तरीके अपनाए। 1793 से पहले जो जमींदार था वो कृषि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि अगले साल यह भूमि उनके पास रहेगी या भी नहीं। लेकिन अब जो जमींदार स्टार्टिंग से जो है 10 साल के लिए उसको इसी भूमि पर जो है टैक्स वसूल करना होता था, इसलिए जो है वो अपनी भूमि को सुधारने पर अब बल देने लगा। परंतु अब जो है भूमि के स्थायी स्वामी बन गए थे जमींदार। तो इसलिए उन्होंने जो है कृषि सुधार की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगलों को साफ कराकर जो बंजर भूमि थी उसको भी उपजाऊ बनाया, ताकि यहाँ पर भी फसल को उगाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। उन्होंने जो बंजर भूमि की भी उपज बढ़ाई। कृषि और जमींदारों का जीवन जो वो समृद्धशाली हो गया, मतलब काफ़ी अच्छा हो गया। स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप जो बंगाल के किसान थे उन्होंने कपास और पटसन की फसलों को खूब उगाया। अतः वहाँ के उद्योग जो थे, फैक्ट्रियाँ थी, उनको आसानी से कच्चा माल उपलब्ध होने लगा, जिससे व्यापार और उद्योग का भी काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, तो कपास और पटसन की जो फसलों को कब उगाया गया था, तो जब यह स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया, तब जो है इन फसलों को सबसे ज़्यादा उगाया गया और इनसे जो है फायदा भी हुआ व्यापार में। 1793 से पहले जमींदारों का ज़्यादातर समय जो है वो जुर्माना देने, ठेका प्राप्त करने और पुलिस के कार्य करने में बर्बाद हो जाता था। लेकिन जब ये स्थायी बंदोबस्त 10 साल के लिए शुरू में ही फिक्स कर दिया गया, तो इस काम से भी उन्हें मुक्ति मिल गई। 8वां पॉइंट है कि स्थायी बंदोबस्त के कारण जो कंपनी की आय में वृद्धि हो गई। अब आर्थिक दृष्टि से जो है कंपनी काफ़ी समृद्धशाली, अमीर हो गई। जमींदार जो थे वो कंपनी के कट्टर समर्थक बन गए, मतलब जमींदार जो थे वो अंग्रेजी कंपनी के भगत बन गए, उनकी प्रशंसा करते थे, जिससे कंपनी राज में स्थायित्व आ गया। मतलब कंपनी को वो जमींदार पसंद करते थे, तो अब कंपनी का जो है भारत में जो स्थायी रूप से बसने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं उनका पूरा हो रहा था। तो ये 8 पॉइंट है जिसमें कि हमने कंपनी की जो ये कंपनी ने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त भूमि के लिए, उसके लाभ देखें। अब जो हम इसके दोष देखते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा दोष किसको हुआ था? किसानों को। कि जहाँ इस व्यवस्था के कुछ लाभ थे वहीं इसमें कुछ दोष भी निकले। प्रसिद्ध इतिहासकारों जैसे कि मिल, आर्थटन आदि ने स्थायी बंदोबस्त की काफ़ी आलोचना भी की है। इस बंदोबस्त की जो हानियाँ थे उनको हम पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि यह व्यवस्था जमींदारों के लिए लाभदायक भी थी और जमींदारों के लिए काफ़ी हानिकारक भी सिद्ध हुई। हानिकारक कैसे साबित हुई वो देखते हैं। कि जब जमींदार जब तक भूमि पर ध्यान दिया तब तक तो उपज में वृद्धि होती गई, परंतु समय के साथ साथ उनकी रुचि, किनकी रुचि? जमींदारों की रुचि जो थी वो कृषि कार्यों में कम हो गई। दूसरी ओर वे भारी मात्रा में जो है भूमि कर सरकार को जमा कराते थे, अतः वे समय पर भूमि कर जमा नहीं करा सके। कंपनी ने उनकी भूमि बेचकर अपना धन प्राप्त किया। इस प्रकार अनेक जमींदार जो थे वो भूमिहीन हो गए। कि जमींदारों को फिक्स परमानेंट टाइम दिया गया था कि इस समय तक आप अपना टैक्स कंपनी के पास जमा करा दे, लेकिन अगर कोई जमींदार जमा नहीं करा पाता था तो उसकी भूमि को सरकार बेच देती थी और अपना पैसा वसूल कर लेती थी। तो इस कारण जो है वो जमींदार थे वो कई जमींदार भूमिहीन हो गए, उनकी भूमि छिन गई। ठीक है, पहला नुकसान जमींदारों को ये हुआ। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त किसानों के लिए भी काफ़ी हानिकारक रहा। जमींदार जो है वो किसानों से दुगना भूमि कर इकट्ठा करते थे। इसके अलावा वे कृषकों से मघोरे नामक कर भी लेते थे, जो किसानों को देना काफ़ी कष्टदायक रहा। मतलब हानि ये थी कि जमींदार को कंपनी के पास कर देना होता था,
तो जितना कर देना होता था उससे जमींदार जो है डबल किसानों से वसूल करते थे, ताकि उनका भी मुनाफा उसके जमींदारों का और वो कंपनी को भी अपना टैक्स जमा करवा सके टाइम पर। इससे जो है किसानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। थर्ड पॉइंट के जमींदार थे वो किसानों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। किसान जो थे उसके दास बन गए और उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। फोर्थ पॉइंट के स्थायी बंदोबस्त से अनुपस्थित जमींदारी का उदय हुआ। जमींदार जो थे वो नगरों में रहते थे और किसान उनके खेतों में काम करते थे। तो जब जमींदार नहीं होते थे तो उनके एजेंट जो थे, जमींदारों के एजेंट जो कि गांव में जाकर किसानों से टैक्स वसूलते थे, वो किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। क्योंकि जमींदार तो अमीर हो गए, अब वो गांव में नहीं आते थे बल्कि वो अपने एजेंटों को भेजते थे टैक्स वसूलने के लिए। जमींदार खुद नगरों में रहते थे तो एजेंट जो थे वो किसानों का काफ़ी शोषण करते थे। पांचवा पॉइंट कि स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप अकृषक लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। मतलब अकृषक कौन थे? जो कि खेती नहीं करते थे। जमींदारों द्वारा भूमि कर चुकाने पर सरकार ने धन की कमी को पूरा करने के लिए किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए। कि भूमि कर द्वारा जमींदारों द्वारा भूमि कर चुकाने पर कि जब सरकार को ये जमींदार जो थे वो टाइम पर टैक्स दे देते थे तो कंपनी को भी लोभ हो गया। कंपनी भी अपना फ़ायदा और ज़्यादा करने की सोचने लगी और उसने जो है किसानों पर और ज़्यादा कर भी लगा दिए थे एक्स्ट्रा। 6 पॉइंट की सरकार ने किसानों तथा उसकी स्थिति सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब किसानों के लिए उन्होंने कोई नियम कानून नहीं बनाया। अंग्रेजों ने कृषि के अपेक्षा रेलों के विकास पर ज़्यादा धन खर्च किया। मतलब किसानों ने, अंग्रेज जो थे, कंपनी जो थे, उसने ज़मीन की तरफ या किसानों की स्थिति में सुधार नहीं किया बल्कि उन्होंने रेलों पर ज़्यादा धन खर्च किया। 7वां पॉइंट कि भारत से जो राजस्व मतलब जो टैक्स वसूला जाता था वो इकट्ठा करके कंपनी कहाँ भेजते थे? इंग्लैंड। तो जिससे भारत से कच्चा माल खरीदने या मशीनों से बने माल को भारत भेजने पर खर्च किया जाता था। अतः धन के निष्कासन का भी यहाँ पर लागू हो गया। मतलब जमींदारों से जो कंपनी थी जो जितना राजस्व या टैक्स वसूल करते थे ज़मीन का, उस सारे धन को जो है कंपनी कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही थी? आयात निर्यात पर। मतलब टोटली कंपनी अपना फ़ायदा देख रही थी। तो ये इसकी हानियाँ थी स्थायी बंदोबस्त की। अतः स्थायी बंदोबस्त से ये निष्कर्ष है कि अतः स्थायी बंदोबस्त से जहाँ कंपनी को लाभ हो वहीं पर जमींदारों और किसानों के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुई। सेटन कार्ड जो कि एक इतिहासकार है, उनके अनुसार स्थायी बंदोबस्त में 3 संबंधित पार्टियों में से अर्थात जमींदार, जनसाधारण और राज्य में से जमींदारों के हितों की आंशिक रक्षा की हुई, मुजारों की रक्षा स्थगित कर दी और राज्य के हितों को स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं आप कोटेशन लिखनी। तो मतलब टोटली है कि लाभ किसको हो रहा था? पूरा का पूरा इस व्यवस्था से कंपनी को। नुकसान किसका हो रहा था? जमींदारों का और किसानों का। ठीक है, तो ये हमारा था भूमि की स्थायी बंदोबस्त। भूमि की 2 और व्यवस्थाएं भी आएंगी जिसमें कि एक महलवाड़ी है और एक रैयतवाड़ी। उसको जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले यही व्यवस्था जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू की गई, जिसको कि भूमि के स्थायी बंदोबस्त मतलब भूमि की एक स्थायी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।